नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत। आज आपके सामने हम देश के उन महान विभूतियों को याद करेंगे जिन्होंने देश को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जिसे इतिहास ने स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर दिया। जी, आज़ादी का माहौल है और आज़ादी के माहौल के मद्देनज़र हम आज ऐसे ही आज़ादी के एक दीवाने और देश के पहले प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। आप शायद समझ रहे होंगे कि मैं आज आपके सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करने जा रहा हूँ। जी, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप सही नहीं सोच रहे हैं। दरअसल मैं वास्तविक प्रधानमंत्री, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, देश के पहले प्रधानमंत्री कोई और नहीं, मोहम्मद यूनुस थे। और मोहम्मद यूनुस देश के पहले प्रधानमंत्री कैसे बने, क्यों उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री कहा जाता है और क्यों देश ने उन्हें भुला दिया, क्यों बिहार का उन्हें पहला मुख्यमंत्री कहा जाता है और क्यों बिहार के लोगों को अभी भी ये इल्म नहीं है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। जिस तरह देश के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री मानते हैं, ठीक उसी तरह बिहार के लोग भी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को मानते हैं और उन्हीं के नाम से जानते हैं। जबकि हकीकत यह है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी मोहम्मद यूनुस ही थे। हम मोहम्मद यूनुस पे ही आज आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। इतिहास के पन्ने को पलट रहे हैं और जिस पन्ने पे हम आज आकर ठहर गए हैं उस पन्ने का नाम है मोहम्मद यूनुस, यानी बिहार के पहले मुख्यमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री। अब हम मोहम्मद यूनुस के बारे में आपके साथ मिलकर उन पर चर्चा करेंगे ताकि हम और आप उनको और बेहतर तरीके से जान सकें कि मोहम्मद यूनुस कौन थे। मोहम्मद यूनुस का जन्म आज की बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। उनका जन्म 4 मई 1884 को पटना के करीब पनहरार एक गांव है, उसी गांव में हुई थी। उनके पिता अपने ज़माने के मशहूर बैरिस्टर थे और उनका नाम अली हसन मुख्तार था। अली हसन मुख्तार यानी बैरिस्टर के घर में पैदा होने वाला एक बच्चा मोहम्मद यूनुस एक गांव में पनहरार में की सरजमी पर उसकी धूल मिट्टियों को चाट कर, धूल मिट्टियों के साथ खेलकर बड़ा होता है और देश का माथा बुलंद करता है और देश का एक ऐसा इतिहास लिखता है जो इतिहास अपने ज़माने तक तो बहुत मशहूर रहा, लेकिन बाद में कई ऐसे कारणों थे, राजनीतिक कारणों थे कि उनके इतिहास के पन्ने को
छिपा दिया गया, उनके योगदानों पर ऐसी चादर उड़ा दी गई और उस चादर पर लोगों ने अपने अपने नामों की स्याही से ऐसा चिपका दिया जिससे लोग उनके बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री होने और देश के प्रथम प्रधानमंत्री होने की परिकल्पना सच्चाई और हकीकत से वो महरूम रह सके। उन देश के नौजवानों को, नई पीढ़ी को ये पता ही नहीं चल सका कि वास्तव में बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था और देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था। तो ये एक अहम सवाल है, ये एक अहम मुद्दा है और आज़ादी के इस मौके पर हम सबको अपने इतिहास पुरुषों को और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अहम योगदान दिया उनको याद करने का वक्त है और हम उन्हें सम्मानजनक ढंग से याद करें। हम इस वीडियो में उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप उन्हें अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा सुने, इसलिए कि जब आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे तभी आप उन्हें मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश कर सकते हैं और इनके योगदानों को जान सकते हैं, मान सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। और जब आप लोगों को बताएंगे तो लोग हैरत में पड़ेंगे, लोग को आश्चर्य होगा, लोग हतप्रभ रह जाएंगे, लोग हक्का बक्का रह जाएंगे। तो इसलिए आप इनको सुने, बार बार सुने, समझें और आप में भी देश के लिए, देश की मिट्टी के लिए, अपनी सरजमी के लिए कुछ करने की तमन्ना है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप मोहम्मद यूनुस के कदमों से कदम मिलाकर चल सके, उनको समझ सके और जब आप उनको समझेंगे तभी आप उनको अपना प्रेरक मानेंगे और उनकी प्रेरणा से आप भी वो काम कर सकते हैं जो देश के काम आएगा। जिस तरह मोहम्मद यूनुस ने किया, गांधी जी ने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, मौलाना आज़ाद ने किया, सुभाष चंद्र बोस ने किया। एक लंबी फेहरिस्त आज़ादी के दीवानों की है और आज भी देश को वास्तविक आज़ादी की ज़रूरत है। देश को विकसित बनाना है तो हर देश के नागरिकों का एक फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि वो देश के लिए जो कर सकते हैं वो देश के लिए करें। और तब हम कब कर सकते हैं? जब हम किसी को प्रेरक माने, जब किसी से हम प्रेरणा लें। हमने अपने इतिहास पुरुषों को याद करना छोड़ दिया है, हमने अपने ही दादे परदादे को याद करना छोड़ दिया है और हम ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं, मोबाइल में इस तरह की चीज़ों से घिरे रहते हैं जिससे न सामाजिक सरोकार बन सकता है और न देश बन सकता है। देश को बनाने की जिम्मेदारी हम सब की है, इसलिए कि आज भारत जो सोने का चिड़िया था, मैं बार बार कहता हूँ, भारत जो सोने का चिड़िया था और भारत जो विश्व गुरु था उसे दोबारा बनाना है, उसे दोबारा हासिल करना है। और ये आज के नौजवानों के बगैर कैसे संभव होगा? ये नौजवानों की, देश के नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं। और विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जब हम खुद गुरु नहीं बनेंगे तो भारत कैसे गुरु बनेगा? और विश्व गुरु बनने के लिए हमें पढ़ना होगा, लिखना होगा, अपने महापुरुषों को याद करना होगा, अपने ऐतिहासिक संदर्भों को टटोलना होगा और हमें खुलकर जीना होगा, खुलकर पढ़ना होगा, खुलकर चिंतन करना होगा, खुलकर मनन करना होगा। इंसान और जानवर में फ़र्क है, ये हमें समझना पड़ेगा। खाना पीना सोना ये जानवर भी करता है और आदमी भी करता है, लेकिन आदमी को जानवर से अलग कहा गया है, उसे विवेकपूर्ण और विवेकशील प्राणी कहा गया है। जानवर प्राणी शब्द आदमी के साथ भी है लेकिन उसके साथ विवेक जोड़ दिया गया है। तो हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान अगर हमारे साथ है तो हम फिर आदमी हैं। और हम जब समाज के लिए, देश के लिए, वतन के लिए और अपने सूबा के लिए, अपने जनपद के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ब्लॉक के लिए अगर सोचते हैं, चिंतन करते हैं तो हम सही माने में हम आदमी हैं, वरना पशु में और आदमी में बहुत ज़्यादा
फ़र्क नहीं होता है। आदमी उसे ही कह सकते हैं जो समाज के लिए जीता है। जो अपने लिए जीता है आप उसे आदमी नहीं कह सकते हैं, आप उसे इंसान नहीं कह सकते हैं। अगर इंसान में इंसानियत नहीं और समाज की चिंता नहीं, देश की चिंता नहीं और देश को आगे बढ़ाने का उसके मन में एक सवाल नहीं हो तो फिर उसके जहन में, उसके हृदय में कोई चिंगारी नहीं, कोई आग नहीं लगी हो और देश के किसी भी घुटन परिघुटन पर आप चिंतित नहीं रहते हैं तो फिर आप आदमी नहीं है। कोई भी शख्स हो वो आदमी नहीं है। आदमी बनने के लिए आपको अपने घर के अलावा, अपने अलावा समाज की भी चिंता करनी चाहिए, देश की भी चिंता करनी चाहिए। और जब तक समाज और देश की चिंता नहीं करेंगे तो फिर आप मोहम्मद यूनुस को जान भी नहीं सकेंगे। इसलिए आज मोहम्मद यूनुस के संदर्भ को समझिए और उनको प्रेरक मानिए और अब उसी राह पर चलने की कोशिश कीजिए जिससे देश गौरव गाथा लिख सके। जी हाँ, बहरहाल आज हम बात कर रहे थे मोहम्मद यूनुस की और जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला और देश को एक नई राह दी, बिहार को एक नई राह दी और उन्होंने एक इतिहास दर्ज किया। उस इतिहास पुरुष को, उस आज़ादी के दीवानों को हम आज याद करते हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद यूनुस को क्यों भुला दिया गया और मोहम्मद यूनुस के योगदानों को क्यों नहीं फैलाया गया, इस पर हम चर्चा करते हैं। अब हम मोहम्मद यूनुस के बारे में जानते हैं कि वो कौन थे और किस तरह से उन्होंने सियासत की। मोहम्मद यूनुस बैरिस्टर घर में थे, वो खुद एक वकील थे और वो वकील के साथ साथ एक व्यापारी भी थे और वो एक प्रकाशक भी थे और एक बैंकर भी थे। यानी मोहम्मद यूनुस में बहुमुखी प्रतिभा थी। आप जब पटना आएंगे, ग्रैंड होटल का नाम सुना होगा। ग्रैंड होटल की नींव उन्होंने रखी थी और उस समय ग्रैंड होटल अपने ज़माने का सबसे अत्याधुनिक होटल माना जाता था और ये अत्याधुनिक होटल ही नहीं था बल्कि उस समय आज़ादी के दीवानों का सियासी केंद्र था। यानी वो होटल, आप उसे होटल न माने, होटल के साथ साथ वो क्या था कि वो राजनीतिक केंद्र के तौर पर, सियासी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता था, सियासी सेंटर के तौर पे जाना जाता था। जब भी महात्मा गांधी आते थे, बिहार का दौरा करते थे तो उसी पटना के, उसी मोहम्मद यूनुस के होटल में ठहरा करते थे। मौलाना आज़ाद जब बिहार के दौरे पे आते थे तो उसी होटल में ठहरा करते थे। सुभाष चंद्र बोस उसी होटल में ठहरा करते थे और हत्या के मतलब जिन्हें देश प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर जानता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब उस समय आते थे तो उसी ग्रैंड होटल में ठहरा करते थे। यानी वो राजनीतिक सेंटर के तौर पर उस ज़माने में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था और ख़ुद मोहम्मद यूनुस उस होटल के में ही ठहरा करते थे। उस होटल के एक किनारे में उनका आवास था, उसी में वो रहना सहना क्या करते थे। मोहम्मद यूनुस कांग्रेस में थे, लेकिन आज़ादी से पहले, आप कह सकते हैं 15-17 साल पहले, 1934-35 में उनका और कांग्रेस की गतिविधियों को लेकर, कांग्रेस की सियासी हलचल को लेकर और कांग्रेस का जो कामकाज का तरीक़ा था उसको लेकर मोहम्मद यूनुस अक्सर सवाल उठाया करते थे। नतीजे में एक दिन ऐसा आया कि मोहम्मद यूनुस को लगने लगा कि अब हमारा कांग्रेस में रहना सही नहीं होगा और उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। एक झटके में कांग्रेस का दामन झटक दिया, कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और वो कांग्रेस मुक्त होकर रह गए। यानी सबसे पहले आज कांग्रेस मुक्त करने की बात कही जा रही है। सबसे पहला व्यक्ति जो आज़ादी से पहले कांग्रेस मुक्त हुआ उसमें आप मोहम्मद यूनुस का नाम भी शुमार कर सकते हैं, इसलिए कि मोहम्मद यूनुस सच्चाई पसंद थे। वो बिना लाग लपेट के अपनी बात करते थे। अब बिना
लाग लपेट वाली बात को स्वीकार करते थे, सुनने की कोशिश करते थे। वो सच्चाई और इंसाफ की तरह जीना चाहते थे, सियासत करना चाहते थे और सच की राह पर चलकर समाज को सच्चा समाज बनाना चाहते थे। और कांग्रेस में जो हलचल चल रही थी, जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी, उसमें इस चीज़ का समावेश सही तरीके से नहीं हो पाता था। नतीजे में उन्होंने अपना दामन झिड़क दिया और कांग्रेस के दामन से मुक्त हो गए। वो कांग्रेस मुक्त हो गए और उसके बाद उन्होंने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई और उस पार्टी को बिहार में आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक संजोग ऐसा हुआ कि 1935 में सरकार ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट के तहत देश के हर प्रांत में एक प्रधानमंत्री बनने का प्रावधान किया गया। उस एक्ट के तहत हर प्रांत में एक प्रधानमंत्री होना तय था और उस प्रधानमंत्री का वही कार्य था जो कार्य आज एक मुख्यमंत्री का होता है। लेकिन अंग्रेज़ ने बाज़ाब्ता 1935 में प्रावधान पारित कर दिया था, एक्ट पारित कर दिया था। इसलिए उस एक्ट के तहत जो कोई भी अपने प्रांत में उसका नेतृत्व करता, मतलब वो सीएम बनता, उसका पद अंग्रेज़ की तरफ से उसे प्रधानमंत्री कहा जाने लगा था, यानी कि वो उस प्रांत का प्रधानमंत्री होता। 1937 में यानी 2 साल बाद, इस एक्ट के बाद 2 साल बाद चुनाव कराया गया। चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और कांग्रेस जो है वो हर जगह हर प्रांत में शासन की करने के लिए वो योग्य थी। लेकिन कांग्रेस को एक पेज जो है ब्रिटिश सरकार का वो नहीं सुहाया। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि गवर्नर के हस्तक्षेप को और उसकी भूमिका को कम करा जाए सरकार के कामकाज में। अगर गवर्नर की भूमिका और गवर्नर का हस्तक्षेप ज़्यादा रहेगा तो सरकार अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार के अपने गवर्नर हुआ करते थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के इस बात से अपनी सहमति नहीं दिखाई, अपनी रजामंदी नहीं दी। नतीजे में कांग्रेस ने पूरे देश के किसी भी प्रांत में अपना शासन नहीं चलाया और उसके बाद बिहार के मोहम्मद यूनुस ने कि उनकी पार्टी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी ने सरकार बनाई और सरकार जब बनाई तो वो प्रधानमंत्री बिहार के हुए। और किसी भी देश में 1937 में उस समय कांग्रेस ने जब सरकार नहीं बनी, सरकार का गठन नहीं किया, किसी भी प्रांत में जब कोई मुख्यमंत्री नहीं बना यानी प्रधानमंत्री नहीं बना, तो मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले शपथ ली थी। तो इसलिए मोहम्मद यूनुस देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए, यानी बिहार के पहले प्रधानमंत्री, बिहार के पहले मुख्यमंत्री और देश के पहले प्रधानमंत्री हो गए। इसलिए कि किसी भी प्रांत में कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई और कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सका और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस को देश का पहला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। और बिहार में चूँकि कांग्रेस ने सरकार बनाने से साफ इनकार कर दिया था, तो बिहार में भी 1937 में कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई और बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी ने सरकार बनाई। इसमें मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने और 3 लोग और शामिल हुए, जिसमें 2 गैर मुस्लिम भी थे, यानी आप कह सकते हैं कि आधे मुसलमान और आधे गैर मुस्लिम मिलकर उन्होंने सरकार चलाई। और ये सरकार लगभग 19 जुलाई तक चली, यानी 4 महीने तक मोहम्मद यूनुस देश के प्रथम प्रधानमंत्री और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और उन्होंने अपने कार्यकाल में इस तरह का काम किया जो अभूतपूर्व काम कहा जा सकता है। इसलिए बिहार के जो पुराने नेता हैं, देश के पुराने लीडर हैं और जिन्होंने देश की आज़ादी को नज़दीक से देखने का मौका मिला, वे मोहम्मद यूनुस को
स्टेटमेंट करार देते हैं, यानी उन्हें स्टेटमैन की तरह देखते हैं और पहला विकास पुरुष मानते हैं। बिहार का अगर पहला किसी को विकास पुरुष माना जाता है तो वो माना जाता है मोहम्मद यूनुस को, इसलिए कि मोहम्मद यूनुस ही थे जिन्होंने बिहार की काया पलट कर दी। मोहम्मद यूनुस थे जिन्होंने किसानों की समस्या को सुलझाया। उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया। उन्होंने मजदूरों को की समस्याओं पर जो है वो गंभीरता से देखा और मजदूर और किसान के प्रति उनकी कितनी हमदर्दी थी वो जब आप आगे हम उस पर चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे कि उन्होंने तो किसान बाद में आज़ादी के बाद तो उन्होंने किसान मजदूर के नाम से ही पार्टी बना दी, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात रही कि 1952 में उनका देहांत हो गया, यानी 68 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन उन्होंने जो बिहार की काया पलट की, बिहार का जो विकास किया, आज आप पटना का हाई कोर्ट देख लें, जो आलीशान हाई कोर्ट है उसकी इमारत को देखें, उसके रास्ते को देखें, उसकी खूबसूरती को देखें, वो उन्हीं की देन है। उन्होंने ही इसकी नींव डाली थी और उन्हीं के मन और मस्तिष्क की वो हाई कोर्ट की इमारत उपज है। वो आज आप हाई कोर्ट को देखें तो अपने आप मोहम्मद यूनुस को याद करेंगे। अब जब आप मोहम्मद यूनुस के बारे में जान चुके हैं, जब पटना के हाई कोर्ट की तरफ, बिहार के हाई कोर्ट की तरफ से आप गुजरेंगे तो आपको अचानक मोहम्मद यूनुस की सोच, चिंतन और उनकी दृष्टि के बारे में पता चल जा सकता है कि वो कितने महान थे, उनकी दृष्टि कितनी व्यापक थी। सिर्फ हाई कोर्ट नहीं, पटना विधानमंडल, पटना विधानसभा, उनकी नींव भी उन्होंने ही रखी थी। यानी ये दो इतने महत्वपूर्ण काम के साथ छोटे मोटे इतने काम किए हैं। बिहार में जो विकास किया उन्होंने उस 4 महीने में उसकी नींव रखकर, उसको प्लान करके उसको अमली जामा पहना दिया गया। लेकिन देश की जब आज़ादी मिली, आज़ादी के बाद भी 1952 में 52 में उन्होंने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम दिया किसान मजदूर प्रजा पार्टी। यानी उनके जहन में किसान बहुत महत्वपूर्ण थे, उनके जहन में मजदूर बहुत महत्वपूर्ण थे। वो जानते थे कि भारत का विकास हो सकता है तो किसान और मजदूर के पसीने से ही संभव है। इसलिए कि वास्तविक रूप में अगर देश के लिए कोई मेहनत करता है तो वो किसान है और मजदूर है। हम जो अनाज खाते हैं वास्तव तौर में, और उन ऐसे लोगों की उपेक्षा करना, उससे देश मजबूत नहीं हो सकता है। और उस महान शख्सियत ने किसान मजदूर के नाम पर ही पार्टी बना दी और प्रजा को उसमें जोड़ लिया ताकि दबे कुचले जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि देश की आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर विधानसभा में भी उनका कोई जिक्र नहीं था। पटल पे पहला नाम जो है श्री कृष्ण सिंह से शुरू होता है और श्री कृष्ण सिंह को ही बिहार का पहला मुख्यमंत्री करार दिया जाता है। भारत में भी पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को करार दिया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बच्चा भारत का पहला प्रधानमंत्री मानता है, जबकि दर हकीकत सच्चाई क्या है कि देश का पहला प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। इसके मद्देनज़र बिहार विधानसभा में पहला नाम मोहम्मद यूनुस का होना चाहिए था, वो नहीं हो सका। और यहाँ तक सबसे हैरत की बात है कि बिहार सरकार ने अभिलेखागार से भी आज़ादी के बाद उनका नाम हटा दिया गया, उनके योगदानों को भुला दिया गया। अब इसके पीछे क्या कारण है आप समझ सकते हैं कि जब देश की आज़ादी हुई थी तो लंबे समय तक, तब से लेकर अब तक कांग्रेस का शासन रहा था और कांग्रेस और मोहम्मद यूनुस के बीच मतभेद थे और उसी मतभेद की वजह से मोहम्मद यूनुस कांग्रेस को अलविदा कहकर मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई थी। और बदले में जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने उनसे राजनीतिक इस तरह का दुर्व्यवहार किया, उनसे इस तरह का बदला लिया कि उनके सारी योगदानों पर एक चादर उड़ा दिया, उनके योगदानों को मिटा दिया। वो कांग्रेस मुसलमानों का वोट लेकर शासन करती रही, मुसलमानों का वोट लेकर विभिन्न राज्यों में सत्ता हासिल करती रही। और उनके कांग्रेस के बाद जिस कांग्रेस के समर्थन पर आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव ने 15 सालों तक देश में शासन किया,
जो माय समीकरण बनाया एम बाय सिर्फ मुसलमान होने के नाते मोहम्मद यूनुस के साथ ऐसा किया गया। कभी कभी मुसलमानों में एक ऐसा सवाल भी उत्पन्न हो जाता है, लेकिन सवाल किसने किया? उस कांग्रेस ने किया जिस कांग्रेस को मुसलमानों ने हमेशा आज़ादी के बाद वोट देते रहे और मुसलमानों ने आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव को अपना नेता माना। लेकिन 15 साल में मुसलमानों ने जो माय समीकरण बनाया उसमें मुसलमानों के साथ जो है, एम के साथ जो है, इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा फ्रेब किया कि वो अपने रहते हुए मोहम्मद यूनुस की जानकारी तक लोगों को नहीं होने दी। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि उनकी जानकारी तक नहीं होती है और मोहम्मद यूनुस इतिहास के पन्नों में छुप जाते हैं, जबकि इतिहास उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखता है। उनके इतिहास को इस तरह से धूमिल किया जाना ये कितनी बड़ी बात है, ये मुसलमानों को भी समझना होगा कि एक राजनीतिक दल किसी के योगदान को इसीलिए भुला दिया जाए कि उससे असहमति है, मतभेद को मनभेद बनाना ये कांग्रेस की उपज है। आज कांग्रेस अगर हाशिए पे है तो उसका एक कारण ये भी है कि क्या कांग्रेस भी राजनीतिक बदला लेती है। जब कांग्रेस राजनीतिक बदला लेती है और कांग्रेस ने राजनीतिक बदले की शुरुआत की, लालू यादव ने एम बाय समीकरण के बावजूद, मुसलमान यादव को मिलकर सरकार का मजा चखने के बावजूद वो मुसलमान लीडर के साथ ऐसा काम करते हैं और अपने से बड़े महापुरुष के साथ इस तरह का धोखा करते हैं, जाल बुनते हैं, उनकी योगदान को मिटा देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लालू के शासन पर तो सवाल उठना लाजमी है। और लालू के बारे में, लालू की पार्टी के बारे में, उनकी संतान के बारे में, उनके बेटे के बारे में मुसलमानों को वोट देने से पहले एक बार सोचना होगा कि उनके महापुरुष के योगदानों को लालू प्रसाद ने उनसे छुपाए रखा, उनको उजागर नहीं होने दिया, उस पर चादर ढक दिया, उस पर कंबल ढक दिया और उस पर इतनी लंबी फाइलें रख दी, इतनी कि वो धूलों में गुम हो गए और आज उनके योगदानों को एकदम पूरी तरह से विस्मित कर दिया। लेकिन आप धन मानिए, जैसा भी हो, नीतीश कुमार ने मोहम्मद यूनुस की सूद ली। 2012 में उन्होंने बाज़ाब्ता सरकारी स्तर पर हस्ताक्षर कर दिया, मोहर लगा दी और 2013 से मोहम्मद यूनुस का राजकीय सम्मान के साथ समारोह होता है। तो इसलिए मोहम्मद यूनुस को अगर किसी ने जिंदा किया है तो वो नीतीश कुमार है और जेडीयू है। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के इस योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने मोहम्मद यूनुस को जिंदा किया है, आने वाले दिनों में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो उनका इतिहास भी जिंदा रहेगा, उनका इतिहास भी उसी तरह से जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इसलिए कि नीतीश कुमार ने देर से ही जगे, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। नीतीश कुमार के इस कदम को मुसलमानों को भी समझना चाहिए, बिहार की जनता को भी समझना चाहिए कि नीतीश कुमार ने एक देश के महापुरुषों के योगदान को विस्मित नहीं किया, उसको नहीं भुलाया और जब उनके सामने बात आई तो उन्होंने अपनी गलती महसूस की और नीतीश कुमार ने तुरंत अपनी गलती में सुधार करते हुए उस महापुरुष को सरकारी स्तर पर जो है राजकीय सम्मान प्रदान किया और 2013 से शासकीय स्तर पर मोहम्मद यूनुस को जो जिंदा किया गया है, उनका समारोह मनाया जाता है। तो ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी देन है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में पारित हुई थी, वो एक्ट ने ही मोहम्मद यूनुस को देश का पहला प्रधानमंत्री और बिहार का पहला मुख्यमंत्री बनाया। तो अब जाहिर सी बात है कि हमको और आपको ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि हम मोहम्मद यूनुस के योगदानों को टटोलने की कोशिश करें, उनके बारे में जानने की कोशिश करें। और मोहम्मद यूनुस ही नहीं, जितने भी महापुरुष हुए हैं जिनका योगदान है वो हम पर उनका कर्ज है और हम कर्ज कैसे चुकता कर सकते हैं, हम उनको याद करके चुकता कर सकते हैं, उनके योगदानों को फैला कर उन्हें अपना कर्ज उतार सकते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आज़ादी की इस बेला में अपने सभी महापुरुष को याद करने की कोशिश करें, उनको योगदानों की याद करें कि उन्होंने देश के लिए किस तरह काम किया, देश को किस तरह से विकास किया और देश के लिए उनके योगदानों से हम प्रेरणा लेंगे। हम जब उन्हें प्रेरक मानेंगे, जब हम किसी को प्रेरक मानेंगे तभी तो हम उनसे प्रेरणा लेंगे। और महापुरुषों से प्रेरणा लेना हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा धर्म भी है, हमारा कर्तव्य भी है। तो हमें अपने इस कर्तव्य का हमेशा ज्ञान होना चाहिए और हम इस पर आगे
अपना कदम बढ़ाते रहें, अपने महापुरुषों को याद करते रहें, उनसे सबक लेते रहें और उनको प्रेय के रूप में मानते हुए उनके कदमों को, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करें। अगर हम उनके कदमों पर, पद चिन्हों पर चलते रहें तो जाहिर सी बात है कि ये देश के लिए, समाज के लिए, बिहार के लिए और हर प्रांत के लिए, जो जिस प्रांत में रहते हैं उनके लिए एक अभूतपूर्व योगदान होगा और अपने महापुरुषों को याद करने से एक प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा से इंसान काफ़ी आगे बढ़ता है। तो हम फिर किसी एक महापुरुष पर चर्चा करेंगे, देश की आज़ादी पे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम आपसे विदा लेते हैं, फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दोस्त AR आज़ाद, संपादक दूसरा मत।